हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर है कक्षा 10th के विद्यार्थियों का कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस का पेपर था आपका और विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब इसमें हम आज आपको 2 अंक वाले जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे उसका हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो आप देख सकते हैं ये पेपर था आपका, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 थे, यानी 23 प्रश्न इसमें कुल पूछे गए थे आपके। और जो परीक्षा पेपर का टाइम था वो 3 घंटे का था। और आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक है इसमें आपका 75 यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 75 नंबर, आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबर का था। तो इसमें से आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 25 अंक लाना अनिवार्य थे। तो आज हम आपके लिए 2 अंक में जो प्रश्न आए थे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र है ये, पेपर है आप अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो उसका हम सॉल्यूशन आज आप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डायरेक्ट। इसके वेस्टर्न प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हम नीचे जाते हैं। देखिए जो वेस्टर्न प्रश्न आए थे, प्रश्न क्रमांक 1 यानी कि 6 अंक का था ये भी, और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 भी 6 अंक का था, और इसके बाद 3 भी 6 अंक का था। आप देख सकते हैं ये 6 नंबर के, और इसके बाद आपकी जोड़ियां थी 6 नंबर की, और इसके बाद में आपके एक वाक्य में उत्तर यानी कि ये भी 6 नंबर का था। तो इन प्रश्नों को मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे 6 नंबर से लेकर हम प्रश्न को हल करेंगे। इसमें मैंने आपके लिए सरल भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है जी, जैव विविधता क्या है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे इसमें अथवा वाला प्रश्न है, तो इसको भी हम हल करेंगे। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए क्या करना है आपको परीक्षा में, परीक्षा जब आप देंगे यानी कि जो फाइनल पेपर हैं आपके, उसमें केवल आपको ये 2 प्रश्न दिए, ये दिया है, और 6 नंबर के 2 प्रश्न दिए हैं, एक तो ऊपर वाला एक अथवा वाला। लेकिन परीक्षा में जो आपको अच्छे से इसमें से याद है उसी को आपको करना है, और करना आपको एक ही है। यदि आप ऊपर वाले का करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, यदि आप नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर और लगा हुआ है, तो इसमें से केवल यानी कि 6 नंबर के भी 2 प्रश्न हैं, 7 के भी 2 हैं, ऐसे 6 से लेकर आपको 23 नंबर तक आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो एक ऊपर वाला एक उसके अथवा वाला, तो केवल आपको इनमें से ऐसे 6 नंबर के 2 दिए हैं तो इनमें से कोई एक करना है, 7 नंबर के 2 दिए हैं तो इनमें से भी एक करना है, ऐसे करना है। अभी मैं आपके लिए दोनों के उत्तर लेके आ जाऊँ। तो देखिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है जैव विविधता क्या है या जैव विविधता किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए इसके आंसर मैं आपके लिए सरल भाषा में मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 ये दिसंबर में हुई थी आपकी, और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10th। ठीक है, प्रश्न पत्र 2024। अब देखिए इसमें यहाँ पर पूछा गया था जैव विविधता क्या है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए यहाँ से जैव विविधता। ठीक है, यानी कि देखिए एक लाइन में मैंने इसका सरल परिभाषा बनाई है। पृथ्वी पर आप देखेंगे पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो इससे आपको सरल प्रश्न उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही स्वीट एंड स्वीट बनाने का प्रयास किया है, यानी पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखिए पूछा गया था आपका अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ठीक है,
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। इसमें देखिए उत्तर अवर्गीकृत वन, ठीक है। देखिए अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और इसमें फसल के लिए उपयुक्त तो नहीं होती है, जो सरकार के स्वामित्व में या व्यक्तियों के स्वामित्व में या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। यानी कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो या तो सरकार, व्यक्तियों या और समुदाय के स्वामित्व माने क्या होता है? मालिक। स्वामी माने होता है मालिक, होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। यानी कि अन्य सभी प्रकार की वन और बंजर भूमि जो सरकार या तो सरकार के स्वामित्व में या व्यक्तियों के स्वामित्व में हो या समुदाय के स्वामित्व में हो में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए अगला प्रश्न था आपका, जो 6 नंबर के दोनों हो गए। अब इसके बाद में हम आते हैं 7 नंबर पर। देखिए इसमें पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कोई 2 प्रावधान लिखिए। तो ये पूछा गया था आपका, तो इनमें से भी आपको कोई एक प्रश्न परीक्षा में करना है जो आपको अच्छे से याद है। यदि आपको जो वही प्रश्न करेंगे आप जो आपको अच्छी तरह से याद है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम ऊपर वाले को क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वाले को। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, या तो ऊपर वाला करेंगे या इसके अथवा वाला इसको करेंगे, ठीक है। और लगाए और या अथवा एक ही बात होती है। तो हम अभी आपके लिए दोनों प्रश्न लेके आए हैं। तो इसमें पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें दूसरा पूछा गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण माने क्या होता है? बचाना या सुरक्षा करना। अधिनियम माने होता है कानून। 1972 के प्रावधान, कोई 2 प्रावधान आपको लिखना है इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये 6 पढ़ चुके हैं हम। आप देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है आपको, इन प्रश्नों को सभी को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, तो फिर इसको लिख के याद करना है। इसमें पूछा गया है आपको प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी माने क्या होता है? संख्या को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। यानी कि भारत में बाघों की लगातार घटती जनसंख्या के कारण भारत सरकार ने बाघों को बचाने के उद्देश्य से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की थी। तो इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी माने क्या होता है? जनसंख्या को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 7 का। अब देखिए इसमें पूछा गया आपका, आप देख सकते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कोई 2 प्रावधान लिखिए। यानी कि जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है 1972 में लागू किया गया था। देखिए मैंने लिखा है जी, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। संरक्षण माने क्या होता है? बचाना। किसको बचाना? वन्य जीव, जो जंगल में जो हमारे वन्य जीव रहते हैं उनको बचाने के उद्देश्य से ये अधिनियम यानी कानून लाया गया था 1972 में। तो इसमें देखिए इसके कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए थे। तो इसमें देखिए कोई 2 प्रावधान लिखने थे इसमें। तो देखिए प्रावधान क्या क्या किए गए। नंबर 1, भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, ठीक है, यानी रक्षित जातियों की सूची बनाई गई। और दूसरा प्रावधान है इसमें वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, यानी वन्य जीवों के आवास को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरा है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, यानी वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः रोक लगाई गई, प्रतिबंध लगाया गया। अगला पॉइंट है इसमें
जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई, यानी कि जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। और नंबर 5 है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और इसमें देखिए क्या क्या, सबसे पहले रक्षित जातियों की सूची बनाई गई और वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। वन्यजीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध यानी रोक लगाई गई और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए इनको बचाने के उद्देश्य से। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपको इसको अच्छे से याद करना है। देखिए भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम संरक्षण या सुरक्षा अधिनियम 1972 के कोई 2 प्रावधान लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ये सन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके 2 प्रावधान किए गए। भारत में रक्षित जातियों की सूची बनाई गई, वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वार्षिक परीक्षा में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको सभी प्रश्नों को लिख लेना है। अब चलते हैं हम इसमें, देखिए ये आपके 6 नंबर के दोनों प्रश्न हो चुके अथवा वाला, फिर 7 के भी दोनों हो चुके। अब आते हैं हम 8 पे प्रश्न पर, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, 8 नंबर में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो कोई एक आपको जो अच्छे से याद है उसको करना है, लेकिन अभी आपको दोनों तैयार करना है, ठीक है। इसमें देखिए 8 नंबर का प्रश्न है भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कर्तन दहन प्रणाली क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके भी देखिए हम इसमें देखिए ये आप चलते हैं हम 8 नंबर की ओर। आप देखेंगे इसमें हमारी जो रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं, इसमें पूछा गया है प्रश्न। इसमें देखिए कौन कौन सी रेशेदार फसलें जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, जूट है, सन है और रेशम है। ये 4 प्रमुख ये भारत की मुख्य रेशेदार फसलें हैं। कौन कौन सी? कपास जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, जूट, सन और रेशम, ठीक है। ये भारत की मुख्य रेशेदार फसलें हैं। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से अथवा वाला है कर्तन दहन प्रणाली क्या है। देखिए कर्तन माने क्या होता है, काटना, और दहन माने क्या होता है, जलाना। प्रणाली क्या है, तो इसमें देखिए इसका उत्तर देखिए कर्तन दहन प्रणाली, यह एक कर्तन दहन कृषि प्रणाली कृषि है, ठीक है। कौन सी? यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन माने क्या होता है, काटना, और दहन माने जलाना। देखिए किसान क्या करता है, देखिए आप यहाँ से समझ लेते हैं। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके, यानी कि उसमें से जो पेड़ खड़े होते हैं उनको किसान काट देता है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करता है किसान, जो पेड़ खड़े हैं ज़मीन में उसको काट देता है और फिर काटने के बाद में उसको जला देता है। फिर क्या करता है किसान ज़मीन के छोटे टुकड़ों को साफ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, आप देख सकते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। खाद्य क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, जिनके से ये सब खाद्य फसलें हैं। प्रमुख खाद्य फसल है हमारी चावल, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर गेहूं खाया जाता है। अब देखिए आगे, जब मृदा में, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती का मतलब उसमें कम पैदावार होने लगती है, तो उस समय लेता है किसान कि इसमें मिट्टी में उर्वरता कम हो गई है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी उसमें फसल की पैदावार कम होने लगती है तो किसान समझ जाता है कि इसमें
इस मृदा में उर्वरता की कमी हो गई है, तो फिर क्या करता है किसान, उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि माने क्या होता है, खेती को स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर का अथवा वाली अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, देखिए अगले में भी प्रश्न 2 हैं आपके, देख सकते हैं आप। ऊपर वाला, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए। खाद्य माने क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे देश में ज़्यादा पहले नंबर का कौन सा खाद्यान्न खाया जाता है, चावल। इसके बाद में फिर गेहूं का नंबर आता है। ठीक है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है, ठीक है, उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। खाद्य माने क्या होता है, जिसका हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। इसके बाद में दूसरा गेहूं का नंबर आता है। इसमें अगला है, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन लेते हैं हम सरल भाषा में आपके लिए। देखिए ये 9 नंबर तक, 8 नंबर तक हो गया। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था आपका प्रश्न क्रमांक 9 में, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यानी सबसे ज़्यादा हमारे देश में, भारत देश में चावल प्रमुख खाद्य माने क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह पश्चिम बंगाल में, आप देख सकते हैं इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और असम में उगाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती ज़्यादा होती है और भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में दूसरा गेहूं का आता है। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्य मान क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाद्य फसल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मृदा वाले क्षेत्र भारत की मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा चावल हमारे देश में खाया जाता है। इसके बाद में फिर दूसरा गेहूं का नंबर आता है। तो ये खाद्य फसलें हमारी खाद्य का होती हैं, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए अथवा वाला पूछा गया था आपका क्वेश्चन 9 नंबर का, अथवा वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वाणिज्य क्या होता है, जिसको हम व्यापार भी कहते हैं। देखिए वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला इसमें, इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी इस कृषि को करने के लिए, कृषि माने क्या होता है, खेती। इस खेती को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। यानी खेती को करने के लिए अधिक हमें श्रम माने क्या होता है, मेहनत, और पूंजी माने क्या होता है, पैसा। इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें वाणिज्य कृषि की 2 विशेषता लिख सकते हैं हम। इसको कभी कभी हम क्या करते हैं, बाजार में सीधी डायरेक्ट बेच देते हैं। ठीक है, तो इस कृषि को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इस कृषि में अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। जो 9 नंबर के दोनों क्वेश्चन हो चुके थे आपके। अब इसके बाद में आगे 10 नंबर का प्रश्न है। तो आप देखेंगे नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है, 1815 में कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था। तो दोनों में से कोई आप देख सकते हैं, या तो ऊपर वाला करेंगे, जो आपको अच्छे से याद है उसी को करेंगे, या नीचे वाला करेंगे। लेकिन करना एक ही है, ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे,
और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। और प्रश्न क्रमांक आपको परीक्षा में सही से डालना है क्रमांक छात्रों को। सबसे इसमें प्रश्न क्रमांक आपका सबसे मेन होता है, तो उसी से आपके क्वेश्चन को जांचा जाता है। तो इसमें आपको प्रश्न क्रमांक सही अंकित करना है, जो प्रश्न आप करेंगे उसी का हमें क्रमांक परीक्षा में अच्छे तरह से डालना है ध्यानपूर्वक। तो इसमें देखिए, इसमें नेपोलियन के बारे में पूछ लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसका आंसर, फिर इसके आंसर देखिए अथवा वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें पूछा गया था आपका 10 नंबर का प्रश्न में नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता के बारे में पूछा गया था, तो इसमें उत्तर देखिए, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी 1804 की जो नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर आप देख सकते हैं नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी कि नेपोलियन जब आया था, राजा बना था, तो उसने क्या, जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार कुछ लोगों को मिल रहे थे, उसको समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक मैंने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक। अब इसके बाद अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा वाला 10 नंबर का। इसमें पूछा गया था 1815 में कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया। तो यहाँ से देखिए, वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815, यानी वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, 18 जून 1815 को। वेलिंगटन की सेना ने फ्रांसीसी हमलों को कैसा कर दिया, नाकाम कर दिया, ठीक है। कौन की सेना ने, वाटरलू की लड़ाई में 18 जून 1815 की बात है, वेलिंगटन की सेना ने फ्रांसीसी हमलों को कैसा कर दिया, नाकाम कर दिया। प्रुसिया के आगमन से नेपोलियन की हार पूरी हो गई। यानी प्रुसिया जब इसमें कूद पड़ा था, तो पूरी नेपोलियन की हार क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। तो वाटरलू की आप देख सकते हैं, कभी कभी पूछा गया है ये कि नेपोलियन की हार कब हुई थी, किस युद्ध में हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी, और सन 1815, इसका भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। तो आप देखेंगे, इसमें पूछा गया 11 नंबर में, इसमें पूछा गया था अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पिकेटिंग से क्या आशय है। आप देख सकते हैं, इसमें से भी आपको कोई एक प्रश्न परीक्षा में करना है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए दोनों क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू का। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो इनके बारे में हो सकता है आपने सुना होगा। देखिए, ये उत्तर देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे। यानी ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहते थे, और ये अल्लूरी सीताराम राजू नाम था इनका, और आंध्र प्रदेश में के एक आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे। अल्लूरी, आप देख रहे हैं, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे, यानी कि बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था, वो दावा करते थे, उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। यानी वो दावा करते थे अल्लूरी सीताराम राजू कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, विशेष शक्तियाँ हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, ठीक है। लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, यानी इलाज के बारे में उनको जानकारी थी, तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी, यानी गोलियां भी उनमें नहीं लगती थी। तो देखिए, एक तो एक सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे वो, और दूसरा लोगों को स्वस्थ, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से वो डॉक्टरी का इलाज भी जानते थे, तो लोगों को स्वस्थ रख सकते थे, और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। विद्रोही
राजू को ईश्वर का अवतार मानते थे। यानी विद्रोही थे, जो ब्रिटिश के जो सिपाही थे, वो जो सीताराम राजू थे, उनको भगवान का क्या, ईश्वर का अवतार मानते थे। राजू महात्मा गांधी की महानता का गुण गाते थे। यानी कि सीताराम राजू महात्मा गांधी की जो मानता का गुणगान गाते थे, उनकी बड़ाई करते थे। और उन्होंने यह दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। यानी उनने कहा था, उनने दावे किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, यानी विनय निवेदन से कुछ नहीं होगा, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। वे स्वराज प्राप्ति के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ रहते थे, इनको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्रश्नों को सभी को आपको लिख लेना है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको सही से तैयार करना है लिख के। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, पिकेटिंग से क्या आशय है। ठीक है, पिकेटिंग क्या होता है, देखिए उत्तर देखिए इसका। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। यानी प्रदर्शन या विरोध। ठीक है, पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अथवा इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आपको। ये पूछा गया था आपका, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ठीक है, या इसमें अथवा वाला क्वेश्चन था इसका, भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखिए इसमें सभी प्रश्न अच्छे हैं, तो इसमें 12 का देख लेते हैं हम। देखिए 12 के क्या थे, 2 क्वेश्चन थे हमारे, तो इसमें 12 नंबर का है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो देखिए उत्तर देखिए इसका, औपनिवेशिक शासन के दौरान, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय की बात है ये। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कहाँ ले जाया था, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान की बात हो रही है जी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कहाँ ले जाते लिए, फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज देश के नाम है, यानी दूसरे देशों के लिए हमारे लोगों को ले जाया जाता था, आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, इनको देखिए कौन सी जगह, फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज, यहाँ पर इनको ले जाया गया था, जिन्हें बाद में क्या कहा गया था, गिरमिटिया मजदूर कहा गया था। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। ठीक है, तो इसमें देखिए भारतीय ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। देखिए इसमें उसका आंसर देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ठीक है, किसने किया था ये, इंपीरियल, आप देख सकते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव और काउंसिल ने इसको 1919 में बहुत ही जल्दबाजी में क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। किसको कर दिया था, रॉलेट एक्ट एक कानून था, उसको पारित कर दिया था। तो इसमें देखिए इन्होंने ये पारित हो जाने के बाद में भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, क्या कारण थे। तो इसमें देखिए भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। तो क्या क्या कारण थे, देखिए आप देख सकते हैं। पहला कारण था
इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अधिकार मिल गया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इस कानून लागू होने के बाद में इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अधिकार मिल गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट था, कारण था, इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये जैसे ही ये कानून पारित हुआ था तो आप देख सकते हैं राजनीतिक जो गतिविधियों में जो भाग लेते थे लोग, उनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तीसरा, इसमें यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। यानी उत्पीड़न माने क्या होता है, परेशान करने के उद्देश्य से इस कानून को लाया गया था। और हमारी जो राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के उद्देश्य से और भारतीयों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ये कानून 1919 में लागू किया गया था, यानी बनाया गया था। इसको किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में ये 4 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए, इसमें पूछा गया 13 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया है आपका आलू अकाल क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सर हेनरी मार्टन स्टेनली कौन थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चनों को आंसर भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें 12 नंबर पूरे हो गए थे, 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, 13 नंबर पर आपका क्वेश्चन था आलू अकाल क्या है। तो आलू अकाल माने अकाल कब पड़ा था, तो इसमें उत्तर देखिए 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग, देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। ठीक है, और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे। यानी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत जब अकाल पड़ा था 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक माने क्या होता है, भीषण आयरिश आलू अकाल, यानी कि आलू की फसल खराब हो गई, इसको बोलते हैं आलू अकाल। आलू की यानी कि 1845 से 1949 तक ये 1849 तक ये आलू का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब क्या होती है, आलू की फसल खराब हो गई थी, तो उस समय भयानक अकाल देखने को मिला था। इसमें सन याद रखना 1845 से 1849 तक के बीच भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग आप देख सकते हैं 10 लाख लोग भूखमरी से यानी भूखे मर गए। भूखमरी माने क्या होता है, भूखे मर जाना। लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे, और इतने से दोगुने लोग काम की तलाश में घर छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं आयरलैंड की। ठीक है, इसमें क्या है, आलू अकाल क्या था, यहाँ पर आलू की फसल यानी कि 1845 से 1849 तक खराब हुई थी, तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका अथवा वाला, सर हेनरी मार्टन स्टेनली कौन थे। तो इसमें देखिए इसका आंसर, सर हेनरी मार्टन स्टेनली एक ब्रिटिश अमेरिकी थे, पत्रकार और खोजी थे। ये पत्रकार भी थे और खोजी थे। ये इनका देखिए जन्म कब हुआ था, 1841 से 1904, 1904 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या है, खोजी थे, पत्रकार भी थे और खोजी थे। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सर हेनरी मार्टन स्टेनली एक ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार और खोजी थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आ देखिए 14 नंबर का।
इसमें 14 नंबर का प्रश्न है आपका, सत्ता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या आशय है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर दोनों को देख लेते हैं हम। तो इसमें आप देख सकते हैं 14 नंबर का प्रश्न है जी, इसका आंसर देखिए, प्रश्न में दिया गया था सत्ता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी विधायिका क्या करती है, विधायिका यानी कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता माने क्या होता है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए सत्ता का क्षैतिज वितरण पूछा गया था, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें अथवा वाला प्रश्न देखिए, 14 नंबर का अथवा है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। यानी कि हमारा देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी न्यायपालिका आप देख सकते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर क्या रखती है, अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 15 नंबर का। 15 नंबर में आपको पूछा गया था, 2 प्रश्न है इसमें भी, सांप्रदायिकता से क्या आशय है। इसमें अथवा वाला यानी और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो इसमें आंसर देखिए दोनों के। 15 नंबर का प्रश्न है आपका, देखिए इसमें आपको पूछा गया था सांप्रदायिकता से क्या आशय है, यह सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर देखिए, जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के खिलाफ जाते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के खिलाफ जाते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा देश क्या है, इसमें देखिए उत्तर, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। यानी जो हमारी देश की संविधान सभा है, जो भारत की संविधान सभा थी द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। अब यहाँ से इसका उत्तर है सही। देखिए यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो यहाँ से देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार, आप देख सकते हैं इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, यानी आज़ादी है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। अब इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे। इसमें से अच्छे प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो इसमें देखिए अगला आप देख सकते हैं, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके आंसर भी देख लेते हैं हम। देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 16 का देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। इसका देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। जीडीपी का फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस माने क्या होता है, सकल। ठीक है, ग्रॉस माने क्या होता है, सकल, और डोमेस्टिक माने क्या होता है, घरेलू। ठीक है, और प्रोडक्ट माने क्या होता है, उत्पाद। तो इसका जीडीपी भी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए यहाँ से, किसी विशेष वर्ष में। ठीक है, किसी विशेष वर्ष का मतलब क्या होता है, एक वर्ष। ठीक है, किसी विशेष वर्ष या एक वर्ष, इसको आप हटा भी सकते हैं, जो तो मैंने शॉर्ट में विशेष वर्ष। यहाँ से देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, क्षेत्रक क्या होते हैं, इसमें देखिए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसमें देखिए प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में जो सकल घरेलू उत्पाद कैसे, जो प्राथमिक क्षेत्रक से जो आय प्राप्त होती है, और द्वितीय क्षेत्रक से जो आय प्राप्त होती है, तृतीय क्षेत्रक से जो आय प्राप्त होती है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, योग करते हैं, यानी टोटल करते हैं। आप देख सकते हैं, सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी तीनों क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती है उसको इसमें जोड़ा जाता है, और इसको कहते हैं इंग्लिश में जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस माने क्या होता है, सकल, और डोमेस्टिक माने, डी का मतलब डोमेस्टिक माने घरेलू, और पी का मतलब प्रोडक्ट माने क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, अब देखिए इसको सकल घरेलू उत्पाद को मापने का कार्य कौन करता है। तो इसमें देखिए भारत में सकल घरेलू, सा का मतलब सकल, और गा का मतलब घरेलू, और उ का मतलब उत्पाद, मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार, देखिए इसमें कौन करती है, इसको केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका अथवा वाला, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र क्या करता है, इसमें देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे, तृतीय क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये क्या करता है, देखिए ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है, मदद करती है। मदद माने क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, इसमें देखिए ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया थोड़ा सा, इसको घुमा के पूछा क्वेश्चन को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये गतिविधि तृतीय क्षेत्रक, ये गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करता है, मदद करता है, यानी उनकी सेवा करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से उदाहरण आते हैं, शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, परिवहन, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर आदि। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है सेवा क्षेत्र की। अब इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सभी को आपको लेना है, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का,
देखिए 17 नंबर में पूछा गया था आपका, देखिए इसमें आपका पूछा गया है 17 नंबर का, उदारीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें भी अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो इसके भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए उदारीकरण से क्या आशय है। तो उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण उत्तर देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। यानी सरकार द्वारा अवरोध माने क्या होता है, रोक, अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका 17 नंबर का, अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको क्या कहते हैं, इसको ICT कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन और एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने सी का मतलब, और इसके बाद में टेक्नोलॉजी यानी कि टी का मतलब। अब इसमें इसका देखिए, इंफॉर्मेशन माने क्या होता है, सूचना, और कम्युनिकेशन माने क्या होता है, संचार, और टेक्नोलॉजी माने क्या होता है, प्रौद्योगिकी। इसमें देखिए यहाँ से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ICT का मतलब है तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक समूह जिसका इस्तेमाल सूचना को संग्रहित करने, बनाने, साझा करने, संचारित करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और मैंने इसको सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया सभी प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को आपको सभी को अपनी कॉपी में नोट कर करके लिखना है। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं। मेरे चैनल का नाम है मदन सर एजुकेशन नॉलेज। इस नाम से सर्च करेंगे तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल का नाम ध्यान रखना है आपको, मदन, फिर स्पेस देना है, स्पेस माने थोड़ा सा गैप, सर डालना है, फिर एजुकेशन डालना है, फिर नॉलेज। तो इस प्रकार मेरे चैनल को आप सर्च यूट्यूब पे जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।